भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम मूल अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो हमने मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि, उसकी संविधान में किस प्रकार उसका विकास होता है, न्यायपालिका ने क्या-क्या संविधान के मौलिक अधिकारों के विकास में योगदान दिया, और हमने अनुच्छेद 12 को राज्य में किन-किन संस्थानों को शामिल किया जाता है का अध्ययन किया। अब हम आइए अनुच्छेद 13 के बारे में हम पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है। तो सर्वप्रथम इसकी जो मूल भाषा है संविधान में, उस पर हम जाते हैं। तो अनुच्छेद 13 जो है भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो मूल अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। यह तय करता है कि कोई भी कानून जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, वह अमान्य हो जाएगा। वापस इस लाइन को पढ़ता हूँ मैं कि अनुच्छेद 13 जो है भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो मूल अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। दूसरा, यह तय करता है कि कोई भी कानून जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, अमान्य हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। अनुच्छेद 13 की जो हम सरल भाषा में व्याख्या करें तो अनुच्छेद 13 एक कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून अस्तित्व में थे, यदि वे संविधान के किसी भाग 3 मूल अधिकारों से विरोधाभासी हैं, तो वे उस सीमा तक अमान्य होंगे। वापस पढ़ता हूँ इस लाइन को। संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून अस्तित्व में थे, यदि वे संविधान के किसी भाग जैसे कि मूल अधिकार 3 से विरोधाभासी है, तो वे उस सीमा तक अमान्य होंगे। उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर कोई ब्रिटिश काल में कानून बना था और वह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो वह अब अमान्य हो जाएगा। ये हमें 13 अनुच्छेद 13 एक कहता है। आगे हम देखें तो अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है। अनुच्छेद 13(2) कहता है, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों का हनन करता हो। यदि ऐसा कोई कानून बनाया गया तो वह शुरू से ही अमान्य होगा। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों का हनन करता हो। यदि ऐसा कोई कानून बनाया गया तो वह शुरू से ही अमान्य होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करता हो, और अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो वो शुरू से ही अमान्य होगा। अनुच्छेद 13(2) कहता है, मतलब कि संसद या विधानसभा कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनता हो। अनुच्छेद 13(3) के बारे में अगर पढ़े हम तो अनुच्छेद 13(3) इस क्या कहता है, तो इस खंड में कानून में शामिल क्या है, कानून में शामिल क्या क्या है, जिसमें अधिनियम एक्ट है, अध्यादेश ऑर्डिनेंस है, आदेश ऑर्डर है, नियम रूल है, और उपविधि बायलॉज है। यानी कानून का मतलब केवल संसद द्वारा पारित नहीं, बल्कि हर प्रकार का सरकारी आदेश हुआ, नियम हुआ, इस दायरे में आता है। किसमें? संविधान के अनुच्छेद 13(3) में, जिसमें क्या क्या अधिनियम है, आदेश है, अध्यादेश है, नियम है, उपविधि है, को शामिल किया गया है अनुच्छेद 13(3) में। अनुच्छेद 13(4) क्या कहता है? सबसे पहले अनुच्छेद 13(4) को संविधान के 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 13(4) को कब जोड़ा गया? संविधान के 24वें संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया। अब संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं माना जाएगा। इसमें यह प्रोविजंस किया गया आर्टिकल 13(4) में कि हम अगर कोई संविधान संशोधन कर रहे हैं तो वह कानून नहीं माना जाएगा। किसके तहत? अनुच्छेद 13 के तहत। तो इसका मतलब यह हुआ कि संविधान में बदलाव संशोधन करके मूल अधिकारों को बदला जा सकता है, लेकिन संसद कोई आम कानून बनाकर उन्हें नहीं हटा सकती। इस पर महत्वपूर्ण केस कौन कौन से हैं जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा? तो सबसे पहला गोरखनाथ केस 1967 में कहा गया कि संसद मूल अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती, लेकिन बाद में केशवानंद केस में इसे पलट दिया गया। केशवानंद भारतीयवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप नहीं बदल सकते। तो ये 2 जजमेंट थे जो अनुच्छेद 13 से संबंधित हैं, जो मूल अधिकारों पर प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 13 को सारांश के रूप में देखें
तो अनुच्छेद 13 एक कहता है संविधान के से पहले जो भी कोई कानून बना हुआ और वह संविधान लागू होने के बाद मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो तो वह अमान्य होगा, नल एंड वाइड होगा। अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अनुच्छेद 13(3) कहता है कानून सभी प्रकार के नियम, अधिनियम, आदेश आते हैं। कानूनन शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे अधिनियम हुआ, नियम हुआ, आदेश हुआ, उपविधियां मतलब बायलॉज हुए, आते हैं। अनुच्छेद 3, 13, 4 जो 24वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि संविधान संशोधन अगर हम कोई करते हैं तो वह कानून के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 13 के 4 सब क्लोज थे, तो इसके बारे में आज हमने पढ़ा। उसके बाद अनुच्छेद 14 अगर हम पढ़ें तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार है। अनुच्छेद क्या है, समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 की जो मूल भाषा है तो वो क्या कहती है, राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। चलिए हम इसको सरल भाषा में समझते हैं, क्योंकि संविधान की भाषा थोड़ी कठिन जैसी लगती है, क्योंकि कानून के विधिवेताओं द्वारा इसको बनाया गया था। तो सरल भाषा में समझते हैं अनुच्छेद 14 कहता क्या है। हर व्यक्ति को कानून के सामने समान माना जाएगा। दूसरा, हर व्यक्ति को कानून के समान संरक्षण प्रदान का अधिकार होगा। ये अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए, यानी ये विदेशी नागरिक को भी इसका लाभ मिल सकता है। तो अनुच्छेद 14 जो है स्वदेशी मतलब हमारे स्वयं नागरिकों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 14 के दो मुख्य तत्व है। पहला कौन सा, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता के अंतर्गत किन किन बातों को शामिल किया जाता है, तो पहला है, इसका मतलब है कि हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो या आम व्यक्ति हो, दोनों समान है। दूसरा, कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं करेगा, चाहे वो आम व्यक्ति हो या भारत का प्रधानमंत्री हो। उदाहरण के लिए अगर कोई बड़ा उद्योगपति और एक साधारण आदमी या आम आदमी एक ही अपराध करते तो उन दोनों के लिए समान सजा मिलनी चाहिए। तो यह कानून के समक्ष समानता का एक जीता जागता उदाहरण है। दूसरा, कानूनों का समान संरक्षण। इसका अर्थ है कि सभी लोगों को कानून का समान फायदा मिलेगा। इसका अर्थ है कि क्या, सभी लोगों को कानून का समान फायदा मिलेगा। इसमें यह कहता है, लेकिन यह समान व्यवहार नहीं बल्कि तर्कसंगत वर्गीकरण की अनुमति देता है। इसमें आगे यह कहा गया है कि यह समान व्यवहार नहीं बल्कि तर्कसंगत वर्गीकरण, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति देता है। कौन सा, कानूनों के समान संरक्षण। उदाहरण के लिए देखें तो राज्य महिलाओं को विशेष सुरक्षा देना या गरीबों के लिए विशेष योजना चलाना, यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि यह तर्कसंगत भेदभाव, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशंस है। तो इस पर सरकार कानून बनाकर महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा दे सकती है, गरीबों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं ला सकती है। तो यह कानून के समान संरक्षण के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखें, तर्कसंगत वर्गीकरण के दो शर्त है। क्या है, तर्कसंगत वर्गीकरण के लिए दो शर्त है, वर्गीकरण स्पष्ट हो और एक उद्देश्य की पूर्ति करता हो, उसका सरकार के उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध हो। मतलब इसका देखा जाए तो सरकार विशेष वर्ग जैसे किसानों, महिलाओं, दिव्यांगों को विशेष लाभ दे सकती है अगर वह समाज में सुधार के लिए हो। महत्वपूर्ण इस पर न्यायिक निर्णय क्या है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952 में कोर्ट ने कहा कि मनमाने वर्गीकरण, आर्बिट्री क्लासिफिकेशन की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसमें कहा ये आर्बिट्री क्लासिफिकेशन नहीं दी जा सकती, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार केस में। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट तमिलनाडु 1974 में अदालत ने कहा कि समानता का मतलब मनमानी के खिलाफ सुरक्षा है। समानता का मतलब क्या है, मनमानी के खिलाफ सुरक्षा है, यानी सरकार का हर कार्य निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत होना चाहिए। ये ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु बाद में माननीय अदालत ने कहा। अनुच्छेद 14 का अगर हम सारांश देखें तो कानून के समक्ष समानता का मतलब है सभी लोग कानून की नज़र में समान हैं। कानून का समान संरक्षण है, तो कानून सभी को कानून का लाभ मिलेगा। तर्कसंगत भेदभाव की अनुमति अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानूनों का समान संरक्षण प्रदान करता है। इस पर लागू होता है सभी व्यक्तियों पर, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी हो, दोनों पर। अपवाद क्या है, कुछ विशेष कानून हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल को सीमित विशेषाधिकार प्रदान करना। आगे देखें अनुच्छेद 15 क्या कहता है।
अनुच्छेद 15 जो है भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी को और विस्तार देता है। ये विशेष रूप से नागरिकों के भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है, खासकर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर। अनुच्छेद 15 क्या है? भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन से भेदभाव है? जन्म, धर्म, जाति, लिंग, स्थान आधार पर। अनुच्छेद 15 की जो मूल बात है सरल भाषा में देखें, अनुच्छेद 15 एक कहता क्या है? राज्य भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 15 एक की जो सरल भाषा में बात है वो ये है। उदाहरण के लिए देखें, सरकार किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को नौकरी या स्कूल में प्रवेश नहीं दे विशेष के व्यक्ति को प्रवेश से नहीं रोक सकती। आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(2) कहता है कि कोई नागरिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, जैसे कि होटल हुआ, दुकान हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, पार्क हुआ, कुआं हुआ, तालाब हुआ, सड़क आदि पर उपरोक्त आधारों पर किसी को प्रवेश या उपयोग से वंचित नहीं कर सकती। उपरोक्त आधार कौन सा? जन्म स्थान, लिंग, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि कोई होटल किसी जाति या धर्म के व्यक्ति को मना नहीं कर सकती। विशेष ध्यान दें, अनुच्छेद 15(1) और 15(2) में भेदभाव पर रोक लगाई गई है। तो भेदभाव पर रोक से संबंधित अनुच्छेद भारत के संविधान में कौन से? 15(1) और 15(2). लेकिन संविधान कुछ विशेष वर्गों को सहायता की अनुमति भी देता है, विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15(3) कहता है उस पर कि राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। उदाहरण के लिए सिर्फ लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति योजना और महिलाओं के लिए विशेष बस सीटें। तो ये उदाहरण है उसका कि 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। उसके बाद देखें अनुच्छेद 15(4) क्या कहते हैं? अनुच्छेद 15(4) जो कहता है कि राज्य जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। 15(4) उदाहरण के लिए ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कॉलेज में आरक्षण। यह प्रावधान 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के समय प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है? कि राज्य जो है शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थानों में पिछड़े वर्गों, एससी, एसटी के लिए आरक्षण दे सकता है। अनुच्छेद 15(5) कहता है राज्य जो है शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थानों में पिछड़े वर्गों, एससी, एसटी के लिए आरक्षण दे सकता है। यह नोट करने वाला है कि यह अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थाओं अनुच्छेद 30 के तहत पर लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 30 पर यह लागू नहीं होता है। 15(5) अनुच्छेद 30 पर लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 15(6) इसमें जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण की अनुमति दी गई है। उदाहरण के रूप में देखें तो सामान्य वर्ग में गरीब लोगों को भी अब शिक्षा संस्थानों और नौकरियों में 10% आरक्षण मिल सकता है। यह प्रावधान संविधान के 103वें संशोधन के तहत 2019 में जोड़ा गया है। आइए अब हम जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण से संबंधित है और इसमें संविधान में 15(6) जोड़ा गया। उसके बाद अनुच्छेद 15 को संक्षेप में देखें तो क्या क्या बातें सामने निकल कर आती है। 15(1) कहता है राज्य धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) कहता है नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर किसी को भेदभाव से वंचित नहीं कर सकता। 15(3) कहता है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति है। 15(4) कहता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है। 15(5) कहता है शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की अनुमति सरकारी और कुछ निजी संस्थाएं में। 15(6) ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की अनुमति। आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं मित्रों, और अनुच्छेद 16 को हम अगली कक्षा में पढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।